हमारे सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय दत्ता जी, आदरणीय भैया जी, विशेष रूप से ये जो इमरजेंसी आई थी उसके पहले और इमरजेंसी के कार्यकाल में इस संघर्ष में जिनकी ऐतिहासिक भूमिका रही, ऐसे आदरणीय राम बहादुर राय जी, आदरणीय गोविंदाचार्य जी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, हिंदुस्तान समाचार के प्रमुख अरविंद मांडीकर जी, सच्चिदानंद जोशी जी, आकाश पाटिल जी, और विशेष रूप से आपातकाल के इस संघर्ष में जिन महान लोगों ने उस समय बहुत संघर्ष किया है, उस संघर्ष में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे अनेक लोग यहाँ आज उपस्थित है। वो सभी आदरणीय भाइयों और बहनों, सबसे पहले आज आपातकाल के जो 50 साल पूरे हुए हैं, ये एक भूतकालीन इतिहास है। आपातकाल क्यों लगा, इसका पहले पार्ट में हमको विचार करना चाहिए, और आपातकाल के कार्यकाल में हमारे ऊपर किस प्रकार का अन्याय अत्याचार हुआ, पूरे देश में कैसा हुआ, ये दूसरा कार्यकाल, उसका दूसरा भाग हो सकता है। मैं 1975 में एचएससी मैट्रिक में पढ़ रहा था। वो दिन मुझे याद है कि जिस दिन अखबार नहीं निकले, जिस प्रकार से दमन किया गया, जिस प्रकार से संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया, निरपराध लोगों को जिस प्रकार से मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जेल में अरेस्ट किया गया, और जो दमन चक्र था उसका इतिहास हम कभी भूल नहीं सकते। पर भूतकालीन इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण होता है और वर्तमान काल में उसको इसलिए याद करना चाहिए ताकि भविष्य में हम उससे कुछ सीखें, कुछ प्रेरणा लें। विशेष रूप से हमारे देश में इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी 71 के चुनाव के बाद, उसके बाद में जो घटनाक्रम था उसमें जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में धीरे धीरे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक काफी बड़ा जन आंदोलन देश में खड़ा होने की शुरुआत शुरू हुई, और बिहार इसका केंद्र था। मेरी यादगार अगर ठीक होगी तो उस समय शायद गोविंद जी पटना विभाग प्रचारक थे, बराबर। और ये आंदोलन जब शुरू हुआ तब इस आंदोलन की व्याप्ति बढ़ती गई और कांग्रेस विरोधी विचारों के अनेक लोगों ने इसका समर्थन किया, और विशेष रूप से समग्र क्रांति, ये जो जेपी जी ने उस समय घोषणा की थी, उस समय यह आंदोलन बिहार में काफी तेजी से बढ़ने लगा। शायद अश्विनी चौबे जी उस समय पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के शायद अध्यक्ष उसी के दूसरे साल चुन के आए थे, और सुशील जी भी थे उस समय। और बिहार में विद्यार्थी परिषद का अनेक कार्यकर्ताओं का सहभाग उसमें था, और उस समय मैं भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। विद्यार्थी परिषद के अनेक विद्यार्थियों का सहभाग होते हुए आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ता गया, और इस आंदोलन में हमारे विचार परिवार के जो दो प्रमुख व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ताकत दी, शक्ति दी और दिशा दी, उन दो व्यक्तियों में जिनका उस समय जो एक प्रकार से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसमें गोविंदाचार्य जी थे और दूसरे हमारे राम बहादुर राय जी थे। नागपुर में अनेक बार भावराव जी कभी आते थे तो मुझे मिलने का मौका मिलता था, तो हम उत्सुकता होने के कारण उसके बारे में पूछते थे। और उस समय जब बिहार में यह आंदोलन काफी तेजी से बढ़ने लगा, सर्वव्यापी बना,
तो बाद में चिमन भाई पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उनके खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बड़ा सहभाग था। उस समय वो भी प्रचारक थे, वो भी इस आंदोलन के साथ संघ के निर्देशों के अनुसार वो भी जुड़े। और ये जो दोनों आंदोलन देश में चल रहे थे और जयप्रकाश जी पूरे देश में इन मूलभूत बातों को लेकर पूरे देश में उन्होंने अनेक प्रांतों में जाकर जनता को आह्वान करते हुए जिस प्रकार से उस समय सत्ता थी उसके खिलाफ एक जन जागरण का अभियान चलाया। यह अभियान जब चल रहा था उसी में रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से जो इंदिरा जी चुनाव जीती थी रायबरेली से, उसके बारे में राजनारायण जी ने जो पिटीशन दायर की थी वो न्यायमूर्ति सिन्हा जी के सामने उस पिटीशन का निर्णय आया। वो निर्णय बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो निर्णय यही था कि विशेष रूप से जो चुनाव हुआ है उसमें इंदिरा जी ने इस चुनाव जीतने के लिए सरकारी यंत्रणा का दुरुपयोग किया। और निर्णय होने के बाद स्वाभाविक रूप से देश में पूरी तरह एक राजनीतिक माहौल ऐसा तैयार हुआ कि इंदिरा जी ने अब प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा देना चाहिए। और उनके इस्तीफा की मांग को लेकर जयप्रकाश जी ने एक बहुत सूचक स्टेटमेंट निकाला था। उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी अगर राजीनामा नहीं देगी तो अनर्थ होगा। शायद उनकी भविष्यवाणी अनर्थ होगा, ये सिद्ध हुई। इंदिरा जी ने को राजीनामा देने के लिए प्रेशर जब बढ़ते गया और तब इंदिरा जी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और लोगों की आवाज को दबाने के लिए 25 जून की रात को 1975 को आपातकाल की घोषणा की। और आपातकाल की घोषणा जब की उसके बाद में जो उस समय के सरकार ने जो कार्रवाई की, पहले कार्रवाई की वो पत्रकारिता के ऊपर की। उस दिन अनेक अखबार नहीं निकल सके, पुलिस ऑफिसर अखबार के ऑफिस में जाकर बैठे, सेंसरशिप लग गई। और उसके कारण जो संविधान में हमें जो हमारे अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो संविधान का भावार्थ है, उसको कुचला गया। आप सबको पता होगा कि संविधान के बारे में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ में चीफ जस्टिस भी थे और बड़े प्रमाण पर न्यायमूर्ति भी थे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये केशवानंद भारती केस में ये निर्णय दिया था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। हमारे संविधान का जो भावार्थ है वो कभी बदल नहीं सकता, जो स्पिरिट है वो बदल नहीं सकता। और यही लोकतंत्र का आत्मा था। पर लगातार अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार इन अधिकारों का हमारे स्वतंत्रता के हनन जितना हो सकता है उतना किया गया। दुर्भाग्य का विषय यह रहा कि उस समय जो पार्टियां थी, उसमें जनसंघ था, समाजवादी पार्टी थी, हमारे कांग्रेस संगठन थी, जो लोग इस बात के लिए विरोध कर रहे थे उनको सबको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में अरेस्ट किया गया। अटल जी को, अडवाणी जी को, जॉर्ज फर्नांडिस जी को, सबको बंगलोर के जेल में भेजा गया। और रात को 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे पुलिस वाले आते थे, कोई कारण नहीं बताते और उनको उठाकर लेकर जेल में बंद करते थे। यह सिलसिला चालू रहा। इन सब के पीछे ताकत के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार की जो ताकत थी, ये पूरे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया गया। संघ विचारों से प्रेरित जितने हमारे संगठन थे उनके सब कार्यकर्ताओं को ऊपर, प्रमुख कार्यकर्ताओं के ऊपर दमन चक्र पूरी तरह से चलाया गया और अनेक लोगों को अरेस्ट किया गया। और ये जो 2 साल में अरेस्ट किया गया उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस समय एक बहुत अच्छी भारत की न्याय व्यवस्था का एक उदाहरण सामने आया
कि सुप्रीम कोर्ट में जब चर्चा हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल नीरन डे को एक प्रश्न पूछा था, और प्रश्न ये था कि अगर कोई व्यक्ति, निरपराध व्यक्ति को कोई पुलिस वाला अगर गोली मार देता है तो क्या उसको न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? इसका जवाब नीरन डे, जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कोर्ट में दिया था कि मिलॉर्ड, आई एम सॉरी, इमरजेंसी लागू होने के कारण अगर वो गोली भी मार देता है तो भी उसको कोर्ट में जाकर न्याय मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन सब अधिकारों को हमने समाप्त कर दिया है। ये जवाब दिया गया, और ये एक के पीछे एक दमन चक्र चलता रहा। साहित्यिकों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, कवियों के ऊपर, कला पर। विद्याचरण शुक्ला उस समय IMB मिनिस्टर थे, और बहुत कथाएं हैं, उन सब के डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई किसी के गाने बन किए, किसी की फिल्म बन की। एक आंधी करके सिनेमा आया था जिसमें बहुत बड़ा अच्छा सिनेमा था, कोई इंदिरा जी के ऊपर नहीं था, और उस पर बंदी लाने के बाद वो उस समय हुई। एक पत्र था किस्सा खुर्ची का, नाहटा जी का, उसके ऊपर बंदी लाई गई। जहां जहां जो भी कोई अपने विचार स्वातंत्र के आधार पर लोकतंत्र के बाजू से और इमरजेंसी के खिलाफ बोलता, उसको अरेस्ट करो, उसको बंद करो, उसका दमन करो। यही होता रहा। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम लोकतंत्र के बारे में कहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ऐसे हमारे देश में जिस प्रकार से ये हुकुमशाही, एकाधिकारशाही आई, उसका एक प्रकार से ऐसा घिनौना तस्वीर हमने देश में देखी। हमारा लोकतंत्र जिन 4 पिलर पर खड़ा है, तो पहला पिलर है लेजिस्लेटिव विंग, हमारे विधानमंडल है, हमारी संसद है। दूसरा जो है वो हमारी जुडिशरी है, न्याय व्यवस्था है। तीसरी जो है व्यवस्था हमारी एग्जीक्यूटिव विंग है, और चौथी हमारी मीडिया है। और ये चारों के बारे में, उनके अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारी के बारे में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, शब्द उचित नहीं है पर दूसरा शब्द पर्याय मिलता नहीं, निर्लज्जता के दृष्टि से पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे कानून बनाए गए और संविधान की धज्जियां उड़ी गई कि केवल एक इतना बाकी ये भी हो गया कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। हमारे बारे में प्रचार करते थे कांग्रेस के नेता कि हम संविधान को बदल देंगे। हमने तो कभी संविधान बदलने की बात नहीं की, ना बदलने की कभी हमारी इच्छा थी, पर संविधान की सबसे धज्जियां उड़ाने का पाप अगर उस समय किसी ने किया तो इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने उस समय किया। केवल आप अगर हिसाब लगाएंगे कि 2 साल में बाद में जनता पार्टी आने के बाद वो दुरुस्तियां रद्द की गई, पर जो जो दुरुस्तियां की गई वो लोकतंत्र के लिए लांछन थी, और वो दुरुस्तियां जो है वो केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता को टिकाने के लिए की गई। और प्रचार यह किया गया, एक हमारे बहुत बड़े मंत्री थे उस समय, हमारे महाराष्ट्र के थे, उनका मृत्यु हो गया, कांग्रेस के थे। अंतिम काल में मेरे ऊपर उनका बड़ा आशीर्वाद और मेरे ऊपर प्रेम था। वो विशेष रूप से उनके भाषण थे तो मैंने उनको याद किया, आप क्या क्या बोल रहे थे उस समय। तो एक देवकांत बरुआ जी थे उनके साथ, वसंत साठे जी का नाम मैं ले रहा था। तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, यानी देश कुछ नहीं है। और वसंत साठे उस समय तो एक उनके प्रवक्ता थे, और उनके आखिरी 10-15 साल में मेरे ऊपर उनका बहुत व्यक्तिगत प्रेम था। तो उसके कारण मैंने थोड़ा आगे जाकर उनको पूछा कि बापू, आपने इमरजेंसी में ये सब करके इतनी बातें कही, मुझे लगता है ये देश का बहुत ही एक गलत इतिहास है, आपने ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा उस समय जो परिस्थिति थी उसमें, आजकल राजनीति में होता है
वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन। हमारे देश की उस समय समस्या थोड़ी कम थी, अब ज्यादा बन गई है। विचार भिन्नता से ज्यादा विचार शून्यता हमारी समस्या थी। और इंदिरा जी ये कांग्रेस का ब्रांड था, इसलिए एक स्पर्धा चली गई चाटुगिरी की कि कौन उनकी सबसे ज्यादा चाटुगिरी करेगा। और कुछ कुछ तो जुडिशरी से रिलेटेड भी लोग बोलने लगे, और समर्थन में क्या बोलने लगे कि दफ्तर में लोग बराबर 10 बजे पहुंचते हैं, गाड़ी बराबर पहुंचती है, लेट नहीं हो रही है, क्यों? तो इमरजेंसी है। उस समय विनोबा जी का मौन शुरू था, और एक बहुत उम्मीद थी कि अब विनोबा जी के मौन में उस समय इंदिरा जी उनको मिलने के लिए आती थी, तो विनोबा जी अब कुछ तो भी बोलेंगे। तो विद्यार्थी परिषद के 5-7 कार्यकर्ता बड़ी आशा लगकर उन्होंने इमरजेंसी का नाम अनुशासन पर्व रखा, और हम सब लोग वहां गए, और हमको उम्मीद थी कि अब विनोबा जी कुछ तो भी कहेंगे, पर विनोबा जी ने कुछ नहीं कहा। जो सर्वोदय आंदोलन था उसमें भी 2 फाड़ हो गए, एक जयप्रकाश जी के साथ चले गए और कुछ लोग फिर कांग्रेस की विचार के आधार पर चले गए। विनोबा जी कुछ बोल नहीं पाए। वो बहुत बड़े विद्वान, व्यासंगी, विचारक थे, उनकी बहुत महान व्यक्ति थे, पर दुर्भाग्यवश जो अपेक्षा थी कि इमरजेंसी का जो विस्तारण चल रहा हमारे देश में लोकतंत्र का, इमरजेंसी के नाम पर, तो लोग लिखते थे कि जिस प्रकार से महाभारत में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ और हमारे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्माचार्य, एक से एक बड़े बड़े लोग उनके सामने जब घटना हो रही थी, तब सत्ता के कारण जिस शासन का नमक खाया उसके कारण वो बोल नहीं पाए, उसका उदाहरण बार बार दिया जाता था। जयप्रकाश जी को भी इसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ी। इस समय में मेरे साथ भी एक ऐसा प्रसंग आया कि मैं जीवन में भूल नहीं सकता। मेरे जो मामा थे वो मिसा में अरेस्ट हुए, और मेरे नाना का देहांत हो गया। अमरावती में डेड बॉडी थी, पैरोल मांगना था। मैं 2 दिन इधर से उधर ऑफिस में घूमता रहा कि देहांत हो गया, घर में डेड बॉडी पड़ी है, और मामा जब तक नहीं आएंगे तो उनका अंत्य संस्कार नहीं होगा। मैं पुलिस से, ऑफिसर से चक्कर काटता रहा, और बड़े मुश्किल से मुझे 2 दिन के बाद तीसरे दिन पैरोल का कागज मिला। और पैरोल का जब कागज मिला तो मैं जेल में गया, और कागज देकर मुझे लगा कि अब मैं मामा को लेकर अमरावती लेके जाऊंगा। गाड़ी भी तय की, टैक्सी भी तय की, तो मुझे सामने वाले पुलिस ने कहा अब जेल बंद हो गया है, सूर्यास्त हो गया है, अभी कुछ भी होगा तो ये सब बंद है, कल सुबह सूर्योदय होने के बाद आइए तब खुलेगा। मैं वो पेड़ के नीचे बैठा रहा रात भर, और सुबह देख रहा था कि कब सूरज दिखता है, और जब सूरज हुआ तब जेल खुला, तब जाकर कागज दिया, और कागज देने के बाद फिर उनकी 1 घंटे के बाद वो बाहर आए, और उनको लेकर मैं अमरावती गया था, और फिर बाद में मेरे नाना का अंत्य संस्कार हुआ। और ऐसी दहशत थी कि अंत यात्रा में भी पुलिस थे, और ये डर था कि इसका क्या होगा। उस कार्यकाल में कुछ तो भूल नहीं सकते। हमारे मोरोपंत जी का निधन हुआ तो बाबा साहब गटाटे के घर के ऊपर उनका शरीर रखा हुआ था। अंत्य संस्कार के लिए जब वो निकला तो अपने पुराने कोई प्रचारक भी थे जो भूमिगत थे, तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस देख रही थी कि कौन आ रहा, कहां पकड़ना है इनको, ऐसी स्थिति थी। ये बहुत बड़ा संघर्ष का इतिहास था, और जिन्होंने इसका अनुभव किया उसमें से बहुत से लोग यहां बैठे। हमारे बीच में एक थोड़ी सी कमी है। अंग्रेजों में और भारतीयों में एक फर्क है। अंग्रेजों में कोई कलाकार हो, साहित्यिक हो, कवि हो, राजनीतिज्ञ हो, रोज डायरी लिखता है, और हमें ये आदत नहीं है। आप शेक्सपियर के पास जाइए, किसी के पास, सब जगह उनकी डायरी लिखी हुई है, तो वो एक इतिहास में कन्वर्ट हो जाती है। आज मेरे लड़के को मैं बताता हूँ कि इमरजेंसी हुई तो पूछता है इमरजेंसी क्या हुआ,
क्योंकि लोग भूल जाते हैं। अब नई पीढ़ी को इसकी जानकारी नहीं कि हमारे लोगों ने कितनी कुर्बानी दी है। हमारे अनेक प्रचारक जो थे वो फुल पैंट और कोट पहनकर घूमते थे। उस समय नानाजी देशमुख आए थे और एक फिएट की गाड़ी थी। नानाजी ने सूट बूट पहना था और हमारे यहाँ अकोला में हेल्थ मिनिस्टर बाद में बनी थी प्रमिला टोपले, वो उनके साथ बैठी और उन्होंने पूरे विदर्भ का टूर किया था, ताकि हम भूमिगत रहकर उन कार्यकर्ताओं ने इतने कष्ट सहन किए कि उसकी कल्पना नहीं हो सकती। और इस सब कार्यकाल में ये संघर्ष में जब उसके बाद में 1977 में जिस प्रकार से चुनाव हुआ, तो जनता पार्टी बनने के पहले चुनाव जीता और बात का इतिहास तो आप सबको पता है। पर आज ये जो इमरजेंसी के 50 साल हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे देश की सबसे बड़ी आस्था और श्रद्धा को ये तो लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र जिस 4 स्तंभों पर खड़ा है, उसकी जो पवित्रता है वो हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और पीढ़ियां आती रहेगी, बदलती रहेगी, परिस्थितियां आती रहेगी, बदलती रहेगी, पर लोकतंत्र शाश्वत रूप से रहने वाला है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस लोकतंत्र की जो हमारी आस्था है, श्रद्धा है, जो हमने उसको, संविधान को जो हमने स्वीकार किया है, उसका जिस प्रकार से दमन हुआ वो भविष्य में कभी नहीं होना चाहिए, यही भाव हम सबके मन में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये अगर हमारे विचार परिवार में, संघ परिवार में जो लोग थे, वो अगर काम उस समय संघर्ष नहीं करते तो शायद आज का दिन कभी देखने के लिए नहीं मिलता। मुझे याद है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो मैं जिले का काम कर रहा था, शहर का भी काम कर रहा था, सब छोड़ के चले गए। पार्टी समाप्त हो गई और एक दिन एक बोर्ड लगा हुआ था, तो ऐसी हवाधुंध आई कि खीले से ठोका हुआ बोर्ड भी उड़ गया। लोग तो छोड़ो, बोर्ड भी चला गया। तब मैंने कहा कि देखो क्या इमरजेंसी का परिणाम हो। पर आज परिस्थितियां बदल गई है। पर आज जो कुछ हमको दिख रहा है वो अनेक परिवार इसमें बर्बाद हुए। अनेक कार्यकर्ताओं ने, सामान्य परिवारों ने अपने जीवन को नौचार कर दिया। अनेक परिवार जो है, उद्योग, व्यापार, सर्विस सब बर्बाद हो गए। कोई मिसा में थे, कोई डीआर में जो सत्याग्रह किया उसके बाद में अरेस्ट हुए उसमें थे। पर देश के लिए, लोकतंत्र के लिए उन्होंने कुर्बानी दी और उनकी कुर्बानी का ये इतिहास है। उन परिवारों को, उन कार्यकर्ताओं को हम जीवन भर नहीं भूल सकते। और उन लोगों के कारण लोकतंत्र आज फिर से जिंदा हुआ है। और हमारे जैसे लोग अगर आज कई शिखर पर दिखते हैं तो इसका श्रेय हमारे कार्य और कर्तृत्व को नहीं है, उन हजारों स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन में जो कुर्बानी दी है, उनके बदौलत हम खड़े। हमारे लिए लोकतंत्र को तो हमने बचाया, पर हमारे विचार परिवार ने जो संघर्ष किया है बहुत ही, इसका वर्णन नहीं हो सकता। मुझे याद है कि एक बार मेरे एक मित्र थे कांग्रेस में, उन्होंने मुझे एक बार एक किताब दी थी। वो मुझे कहते थे कि यू आर ए गुड मटेरियल इन ए बैड पार्टी। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर करके थे, बहुत विद्वान थे, आज तक उनका रिकॉर्ड था। बोले आप गलत जगह फंसे हो, तुम्हें कोई फ्यूचर नहीं है। तो एक दिन मैंने उनको कहा मैं कुएं में कूदूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा। तब से उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। तो उस समय उन्होंने मुझे एक रिचर्ड निक्सन के जीवन चरित्र को, आत्मचरित्र की किताब दी थी। और हम लोगों को उस समय स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दृष्टि से तो कोई इतना बड़ा अस्तित्व था ही नहीं, न रिकग्निशन था, न रिस्पेक्ट था। 77 के चुनाव की तो आज मुझे कभी कभी दुख होता है कि आज मैं नागपुर का सांसद हूँ
जहां भी जाता हूं 5-7 हजार लोग भी आ जाते हैं, पर जब मैं इमरजेंसी में जनता पार्टी को वोट दो करके कहता था तो पत्थर निकाल निकाल के वो ऑटो रिक्शा पर और साइकिल रिक्शा पर लोग मारते थे, हटाओ इनको। यानी ऐसा उपहास, ऐसा अपमान। यानी एक समय तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर हेडगेवार जी की जो समाधि थी उसको खोदने के लिए लोग निकल गए। यानी कांग्रेस ने जो जातीयवाद का जहर फैलाया था उसका परिणाम यह था कि रेशिम बाग पर अटैक करके वो डॉक्टर साहब की समाधि जो है उसको तोड़ने के लिए लोग निकले थे। हम लोग सब एक जगह इकट्ठा हो गए और ऐसे कठिन परिस्थिति में इन सब का मुकाबला करते हुए समय बीत गया। तब वो किताब जो मुझे मिली थी उसमें एक सुंदर वाक्य था और मुझे लगता है वो जिंदगी में मुझे बहुत प्रेरणा देके गया। वो वाक्य ये था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। और हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ताओं ने कठिन परिस्थिति में कुर्बानी देकर अपने परिवार का जिस प्रकार से उनका कितना नुकसान हुआ उसको लेकर भी देश के लिए, लोकतंत्र के लिए उन्होंने एक प्रकार की बहुत बड़ी कुर्बानी दी। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जी। किसी के माता पिता उस समय चले गए, किसी की नौकरी चली गई। अब वो आप कल्पना नहीं कर सकते, और उन सब लोगों ने देश के लिए और लोकतंत्र के लिए एक स्वयंसेवक और कार्यकर्ता के रूप में कुर्बानी दी, और उस प्रतिकूल समय का रूपांतर फिर अनुकूल समय में हुआ, वो उनके कारण हुआ। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विशेष रूप से बहुत भाग्यवान हूं कि मैं राम बहादुर राय जी और गोविंदाचार्य जी का उस समय का योगदान और उन्होंने जिस प्रकार से उस समय जयप्रकाश जी के इसमें जो संघर्ष किया था वो मैं भूल नहीं सकता। ये दोनों भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और उनका जीवन भी हमारे लिए आदर्श है। शायद दत्ता जी उस समय विद्यार्थी परिषद के दक्षिण क्षेत्र के या कर्नाटक के उस समय संगठन मंत्री थे, शायद ठीक होगा मैं तो। पर उस समय उत्तर भारत में बड़ा संघर्ष हुआ और राम बहादुर राय जी और गोविंदाचार्य जी का योगदान, जयप्रकाश जी की ये पूरे जो मूवमेंट थी इसमें बहुत बड़ा था। वो उसकी तुलना कोई शब्दों से नहीं हो सकती। और ये सब संघर्ष करते हुए जब फिर से एक बार लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, जनता पार्टी की सरकार आई और उसके बाद में जो पार्लियामेंट में जो जो सुधार किए गए तो सब, जो इंदिरा जी के समय दुरुस्ती हुई थी, जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली थी, वो सब फिर से सुधारे गए। अब बात का आगे का इतिहास जो है तो आपको सबको पता है। जनता पार्टी चल नहीं पाई, एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ये कहना था, वैसी स्थिति हो गई। पर हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है कि पर्स एंड पर्सन में पर्सन श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी यानी संगठन, इसमें पार्टी संगठन श्रेष्ठ है। एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, विचारधारा, सिद्धांत, कन्विक्शन, ये श्रेष्ठ है। हमारे विचार पर अटूट श्रद्धा रखते हुए हमारे लिए सर्वोपरि है और वो विचार ही हमारी ताकत है। और इसलिए मैंने जो बात पहले कही थी कि विचार भिन्नता ये चल सकती है पर विचार शून्यता नहीं चल सकती। हमारे जीवन मूल्य, हमारा जीवन दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टि से विकास की नीति तो आवश्यक है ही, पर हमारी राष्ट्रवाद के विचारों को लेकर जो हमारी कन्विक्शन है, कमिटमेंट है, वो भी उतनी महत्वपूर्ण है। और संघ के विचारों के आधार पर जिनकी कमिटमेंट थी, जिनका कन्विक्शन था, वही संघर्ष में टिके। जिनकी कमिटमेंट नहीं थी वो डर गए, वो शरण हो गए। पर जो अपने विचारों पर अटूट श्रद्धा रखते थे वो लोग, उन्होंने कीमत चुकाई, जेल में गए, मिसा में रहे, परिवार बर्बाद हुआ, पर अपने विचारों के साथ उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये विशेषता हमारी सबसे बड़ी थी। और उन प्रामाणिक कार्यकर्ताओं ने उन प्रतिकूल परिस्थिति में, जिन जिन कार्यकर्ताओं ने
और हमारे मार्गदर्शकों ने हमको मार्गदर्शन किया, वो आज यहाँ भी उपस्थित है। उनमें से कुछ नहीं है। मुझे याद है, मैं हिंदुस्तान समाचार के भी कार्य को, मेरा संबंध वैसा डायरेक्टली नहीं है, पर अनेक संकटों के उतार चढ़ाव में कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा बहुत संबंध रहा है। उस समय तरुण भारत में 3-3, 4-4 महीने पगार नहीं हुए थे। बाला साहेब देवरस जी उस समय पहले नासिक जेल में थे, फिर वो नागपुर जेल में आए। और मुझे याद है, एक श्याम कड़वे करके उनके एक सहायक थे, तो मेरे साथ थे, हमारे शाखा के कार्यवाह थे। तो वो और मैं जेल में गए, तो बाला साहब ने अपने विड्रॉल पर साइन करके पैसे विड्रॉल हमको दी, और वो विड्रॉल लेकर हम बैंक में गए, पैसे निकाले और उनके पर्सनल अकाउंट से निकाले हुए पैसे तरुण भारत में पहुंचा दिए कर्मचारियों का तनख्वाह देने के लिए। हम लोग बहुत बात करते कि भाई गरीबों के प्रति क्या है, ये कभी ये संघ में कहने की प्रथा नहीं है, पर गोंदिया के पास उनकी खेती थी, श्रीमंत धनवान परिवार बहुत अच्छा था। ऐसा कभी हो सकता है कि उन्होंने, दोनों भाइयों ने अपनी जमीन, जो काम करने वाला जो उनके यहाँ नौकर था, उसको कुछ जमीन दे दी, कुछ पैसा था वो संघ को, संस्थाओं को दे दिया। भाऊराव जी और बाला साहब जी के बाद उनके कोई संपत्ति, कोई उनके किसी रिश्तेदार को नहीं मिली, और समाज के लिए उन्हें समर्पित कर दी। और मुझे याद है कि उस समय अगर बाला साहब वो पैसा अपने पर्सनल अकाउंट से विड्रॉ नहीं करते तो तरुण भारत भी बंद पड़ जाता था, कर्मचारियों का पगार भी नहीं दिया जा सकता। मैं कभी भूल नहीं सकता। और भाऊराव जी और वो इतने ज्येष्ठ व्यक्ति थे कि एक दिन मैं नागपुर के कार्यालय में बाद में जब उनके पास गया, तो धूप में 44-45 की टेम्परेचर में वो हमारे कार्यालय में एक जगह बैठे थे, कूलर में पानी नहीं था। तो मैंने तुरंत कहा, भाऊराव जी इतनी धूप है या पानी भी नहीं, मैं नया कूलर लाता हूँ, अब ऐसे कैसे यहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा, नितिन मेरी चिंता मत कर, देश की चिंता कर। यानी देश के प्रति इतना समर्पित भाव था, ऐसे लोग कभी देखने के लिए मिल ही नहीं सकते। और उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान का ये स्वरूप है कि हमने इमरजेंसी पर मात की और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की। और इसलिए लोकतंत्र को आगे मजबूत रखना ये तो हमारी कमिटमेंट है ही, पर जिस विचारधारा के आधार पर हमारे विचार परिवार और संगठन के लोगों ने जिस प्रकार की कुर्बानी दी है, उसको अभी कभी हमने भूलना नहीं चाहिए। उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए और उनकी कुर्बानी को भी नहीं भूलना चाहिए। और ये इतिहास पीढ़ियों पीढ़ियों तक आगे ले जाना चाहिए, ताकि उनको भी पता होना चाहिए। नहीं तो ये इतिहास की कल्पना किसी को नहीं है। अभी इमरजेंसी के ऊपर एक चित्रपट आया था, उसके पहले शो को जाने का मौका मुझे मिला। वो चित्रपट जो था वो काफ़ी अच्छा हुआ है इमरजेंसी के ऊपर। जब मैं उसको देख रहा था तो अनुपम खेर मेरे साथ थे और कंगना रनावत भी थी। तो मैं उनको बता रहा था कि ये चित्रपट मैं देख रहा हूँ, तब मुझे वो पूरे दिन दिख रहे थे कि कैसे होता था, सायरन बजता था, पुलिस आते थे, लोग भागते थे। बहुत कठिन समय था। और इस समय में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो उस प्रकार से काम किया है विचार परिवार के, उसको इतिहास में कोई तोड़ नहीं है। पर कभी ना कभी सब इतिहास को हम याद रखें और भविष्य में इस इतिहास से प्रेरणा लेकर हम भविष्य का इतिहास लिखते समय इस बात को सजगता से याद रखकर हम आगे जाए। इसलिए इस इतिहास को याद करने के लिए आज का यह कार्यक्रम हो रहा है। जिन जिन कार्यकर्ताओं ने, प्रचारकों ने उस समय जिनका निधन हुआ, हमको छोड़कर चले गए संघर्ष करते करते, उनको भी हमने याद करके उनको भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और ये संकल्प करना चाहिए कि भविष्य में अब लोकतंत्र में ऐसा खिलवाड़ करने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये संकल्प हम सब ने करना चाहिए। इसी बात का अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और राम बहादुर राय जी है और गोविंदाचार्य जी है, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूँ। ये हमारे बीच में रहते तो हमको लगता है कि हम समझ नहीं पाते कि वो व्यक्ति कितने बड़े हैं और इन्होंने उस समय कितना कार्य किया और किस प्रकार से किया, किस परिस्थिति में किया, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं हाथ जोड़कर
उस संघर्ष में काम करने वाले इनके सहित सभी कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, बहुत बहुत उनको अभिनंदन करता हूं और उनकी याद हर समय हम रखेंगे, क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।